नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने हाल ही में BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को अपग्रेड किया है, जिसमें कि इसका इन हाउस डिजाइन किया गया है और ये एक जबरदस्त कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सिंगल लॉन्चर थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन भी शामिल है, जो कि इसकी मारक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा ATGM के लिए एक ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन को भी विकसित किया गया है, जो और भी जबरदस्त मारक क्षमता प्रदान करता है भारतीय सेना को। और इस ट्विन लॉन्चर सेटअप को अंतिम रूप से अब लागू किया जा रहा है, जो कि इसकी स्ट्राइक क्षमता को बढ़ा देगा। यही नहीं, जो अपग्रेड किए गए हैं इसमें, उनमें कुछ चीज़ें इसमें शामिल की गई है, जैसे कि नाइट फाइटिंग क्षमताएं इसकी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, सी थ्रू आर्मर लगाया गया है और एंटी UAV क्षमताएं जोड़ी गई है, जिससे कि ये जो BMP-2 है वो मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। आपको मैं बता दूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक कुल 693 BMP-2 वाहनों को अपग्रेड कर रही है, जो कि इनकी लड़ाकू क्षमताओं को काफी बढ़ाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत और जर्मनी अब साथ में हथियारों को बनाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत और जर्मनी के जो सैन्य संबंध रहे हैं वो काफी सीमित रहे हैं, और रशिया यूक्रेन जंग के चलते चाइना की जो आक्रामकता लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए भी जर्मनी को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। सबसे खास बात यहां पर जर्मनी की ये रही है कि जर्मनी ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट लॉ में बदलाव किया है, और इस बदलाव से भारत और जर्मनी के जो रक्षा उद्योग हैं उन्होंने एक दूसरे के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। हाल ही में दोनों पक्षों ने अपने अपने उद्योगों के बीच महत्वपूर्ण तालमेल की बात को स्वीकार किया है, जिसमें कि को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को लेकर भी बातचीत की गई है भारत और जर्मनी के बीच में डिफेंस क्षेत्र के लिए। और अगर ये साझेदारी सफल होती है तो इससे कई फायदे मिलेंगे और भारत के रक्षा उद्योग की ताकत इससे और ज्यादा बढ़ेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के INS तलवार को एक नया पंच मिला है ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेशन के साथ, यानी कि अब ये दुर्जय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस फ्रिगेट में इंटीग्रेट की गई है, जो कि इसकी मारक क्षमता को बढ़ाएगी। हालांकि इससे पहले तलवार श्रेणी के इस पहले जहाज INS तलवार में यूनिवर्सल शिपबोर्ड लॉन्चिंग सिस्टम था, जो कि क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को फायर करते थे। ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल इस क्षमता को भी पार कर चुकी है। ऐसे में अब INS तलवार की क्षमताएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय ड्रोन निर्माता कैडेट डिफेंस सिस्टम ने एक बड़ा एक्सपोर्ट किया है फ्रेंडली फॉरेन नेशंस को, और इस कंपनी ने अनुदिशिया जेट पावर्ड एरियल टारगेट को तैयार किया है। यह अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म हाई स्पीड इंटरसेप्शन और सटीक स्ट्राइक क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए तैयार है। अनुदिशिया एरियल टारगेट को 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हाई स्पीड इंटरसेप्शन और सटीक स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका इस्तेमाल आक्रामक और रक्षात्मक दोनों अभियानों के लिए किया जा सकता है। और जेट इंजन के इंटीग्रेशन से अनुदिशिया को 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिल जाती है, और इसकी खास बात यह है कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम है। इसका निर्माण एडवांस कंपोजिट मटेरियल से किया गया है, और कैडेट डिफेंस सिस्टम ने इसका सफलतापूर्वक निर्यात अपने मित्र देशों को किया है, जो कि इस उन्नत हवाई लक्ष्य प्रणाली की, यानी कि इस एडवांस एरियल टारगेट सिस्टम की वैश्विक अपील और रणनीतिक मूल्य को भी प्रदर्शित करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय की पहल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX ने स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिसके तहत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सिंथेटिक अपर्चर रडार और 150 किलोग्राम तक के हाइपरस्पेक्ट्रल पेलोड ले जाने में सक्षम छोटे सैटेलाइट्स के डिजाइन और विकास के लिए यह अनुबंध किया गया है, और यह अनुबंध अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में इनोवेशन को सक्षम बनाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गैलेक्स आइक ने घोषणा की है कि उन्होंने IDEX के साथ एक औपचारिक समझौता किया है, जिसके तहत डिफ स्पेस में सिस्टम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के लिए 150 किलोग्राम के कई पेलोड ले जाने वाला एक छोटे सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत और अमेरिका अब जैवलिन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल को साथ में मिलकर बनाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसने कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर कही जा रही है, और इसे स्ट्राइकर अनमैन ग्राउंड व्हीकल पर भी तैनात किया जा सकता है। हालांकि भारतीय सेना इसके कंधे से दागे जाने वाले वर्जन को ही प्राथमिकता दे रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों।
आप सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स रुद्रम 1 को राफेल और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट पर लगाने की बात कर रही है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक सोफिस्टिकेटेड हथियार आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बोइंग की तरफ से एक बार फिर F-15EX को लेकर एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ये फाइनल कट है जो कि 114 MRFA टेंडर को हासिल कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने F-15EX को काफ़ी मॉडिफाई किया है। इसकी टॉप स्पीड मैक 2.5 की गई है। साथ ही इसकी वेपन पेलोड की क्षमता 30,000 पाउंड तक होगी और ये दुनिया में पहला ऐसा फाइटर जेट होगा जो कि सबसे हेवीली आर्म्ड फाइटर जेट कहा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपना अभिमन्यु UCAV को लॉन्च किया है, जो महाभारत के ग्रेट वॉरियर रहे हैं अभिमन्यु जी, उनके नाम पर यह नाम रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना का चेंज 6 मून मिशन कैप्सूल वापस धरती पर लौटा है और ये चंद्रमा के दूर हिस्से से सैंपल लेकर सुरक्षित रूप से धरती पर उतरा है। हालांकि दोस्तों, भारत का इसरो भी सैंपल रिटर्न मिशन पर काम कर रहा है। 2027 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री अब रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं और ये करीबन 5 साल के बाद उनकी ये यात्रा हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिससे कि दोनों देशों के बीच अब एक नई पार्टनरशिप हो सकती है और इस दौरे से चाइना और अमेरिका को भी बड़े दौरे पड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका को एक बड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि रशिया से जो कम दरों पर तेल भारत को मिला था, उससे महंगाई को काबू करने पर मदद मिली थी। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को अरबों डॉलर की काफी आमदनी भी हुई। वहीं अमेरिका रशिया के खिलाफ सैंक्शंस भी लगा चुका है और कई बार दोस्तों गीदड़ भभकी भी अमेरिका ने भारत को दी कि भारत रशिया से किसी भी तरीके का व्यापार ना करे, लेकिन भारत सरकार ने घुटने नहीं टेके। लगातार रूस से भारत तेल आयात करता रहा और नए रिकॉर्ड पर यह रहा। वहीं इस यात्रा पर चीन की नजर भी है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति जब चुनाव जीते थे, उनका पहला दौरा चीन का ही था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना रशिया का जूनियर पार्टनर बन रहा है, लेकिन रशिया भारत की खुलकर मदद भी कर रहा है। बहुत चीजें जो इस मीटिंग में आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारे आउटपुट्स भी यहां से मिलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका भारत पर प्रेशर डाल रहा है कि भारत उनसे अमेरिका के आर्मर्ड व्हीकल स्ट्राइकर को खरीदे, जबकि भारत के पास अपना खुद का वेब प्लेटफॉर्म शामिल है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्ट्राइकर है उसे रक्षा मंत्रालय ने खरीदने के लिए 3 स्टेप्स की योजना बनाई है, जिसके जरिए स्ट्राइकर की सीमित ऑफ द शेल्फ खरीद की जाएगी। उसके बाद इसका उत्पादन भारत में होगा, यानी कि ये आर्मर्ड व्हीकल्स भारत में बनाए जाने लगेंगे। स्ट्राइकर्स को सिक्किम और पूर्वी लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया पर तैनात भी किया जाएगा। भारतीय सेना को बड़ी संख्या में MBFS वाहनों की जरूरत है, जबकि स्ट्राइकर MBFS नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सेना को स्वदेशी विकल्पों पर ही फोकस करना चाहिए। वहीं दोस्तों, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि स्ट्राइकर की पावर कम है, क्योंकि इसमें कैटरपिलर C7350 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। हालांकि अमेरिका के स्ट्राइकर को 750 हॉर्स पावर इंजन के साथ अपग्रेड करने की भी पेशकश की गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे वेब व्हीकल के लिए ये आगे एक चुनौती पैदा करेंगे। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जब भारत ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहा है, तो भारत क्यों अमेरिका के स्ट्राइकर को खरीदने की बात कर रहा है, और ये एक तरीके का मूर्खतापूर्ण फैसला हो सकता है। स्ट्राइकर का पूरा इकोसिस्टम कनाडा में मौजूद है और इससे कनाडा को ही एक बड़ा फायदा होगा। और इसके अलावा दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत अमेरिका का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है वो पूरी तरीके से बर्बादी है। इसीलिए टाटा, महिंद्रा और कल्याणी ने DRDO के साथ मिलकर जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं वही सबसे ज्यादा सुटेबल होंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो कि इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट को विजिबल रेंज में अप कन्वर्ट कर सकता है, जिसे कि हम इसे सीधे देख सकते हैं। दरअसल जो इंसानी आंखें हैं वो केवल लाइट फ्रीक्वेंसी की एक विशिष्ट रेंज देख सकती हैं, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और इंफ्रारेड लाइट की इस रेंज से बाहर आता है, जिसमें लाल लाइट की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी होती है। अदृश्य होने के बावजूद इंफ्रारेड के खगोल विज्ञान और रक्षा यानी कि डिफेंस और नाइट विजन जैसे क्षेत्रों में कई तरीके के फायदे लिए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों की इस टीम ने गैलियम सेलेनाइड नामक 2D मटेरियल बनाया है, जो कि नॉन लीनियर ऑप्टिकल मिरर स्टैक है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां है? कोच्चि,
विशाखापट्टनम, गांधीनगर या मुंबई? सही आंसर देने वाले के कमेंट को लाइक किया जाएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न या वहाँ पे आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।